हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम इंटरनेशनल टैक्सेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे। आई टेल यू हाउ आई पर्सनली इन्वेस्ट इन द यूएस स्टॉक्स एंड हाउ मच टैक्स आई एंड अप पेइंग ऑन इट। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट डिस्कशन, एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं कि यूएस में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होनी ही क्यों चाहिए जब इंडिया के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं। तो समझिए उस चीज़ को। देखिए, यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो फ़ायदे हैं, दो मेजर फ़ायदे हैं। सबसे पहला, यू विल बी इन्वेस्टिंग इन सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, जैसे कि एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह। एंड ऑल्सो, अगर रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है इन कंपैरिजन टू द यूएस डॉलर्स, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं, देन योर इन्वेस्टमेंट जो भी आप यूएस के अंदर करते हैं विल इनडायरेक्टली एंड अप गिविंग यू इवन बेटर रिटर्न्स। अब मैंने भी इन्हीं रीजंस के चलते और कुछ और रीजंस के चलते यूएस के काफ़ी सारे स्टॉक्स परचेज कर रखे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी यूएस के स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो जो भी आपकी रिटर्न्स निकल के आती हैं उन पे टैक्सेशन कैसे होने वाली है। बिकॉज रिटर्न के बारे में सबको पता है, वहाँ पे बेटर आपको मिल सकती है, बट जो भी रिटर्न्स आती हैं उनकी टैक्सेबिलिटी क्या क्या निकल के आती है, उसमें आपको यूएस के टैक्स लॉज को भी देखना पड़ेगा, इंडिया के टैक्स लॉज को भी देखना पड़ेगा, और बीच में दोनों के आने वाले डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। सारी चीज़ों की बात करेंगे, डिस्कशन को चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ स्टॉक्स जो कि आपके दिमाग में होंगे वो शायद इनमें से निकल के आएंगे, जैसे कि अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल वगैरह वगैरह। अब इनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आप कब कब कितना कितना पैसा बाहर भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, इंडिया में वापस पैसा कैसे लाया जा सकता है, टैक्सेशन क्या होने वाली है वगैरह वगैरह। सारी चीज़ों की बात करेंगे, प्रैक्टिकली बात करेंगे। मान के चलिए कोई ना कोई भाई साहब हैं जिनका नाम है चीकू, इंडिया में बैठे हैं और इंडिया के ही रेजिडेंट है। इंडिया से बाहर यूएस के अंदर कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ये कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, समझिए। चीकू को जब भी इंडिया से बाहर पैसा भेजना होता था पुराने ज़माने में, तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी, स्पेशली चाहे किसी भी काम के लिए पैसा भेजना हो। लेकिन आज के टाइम पे आरबीआई की एक स्कीम अप्लाई होती है जिसको बोला जाता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस। और ये वाली जो स्कीम है ना, ये लोगों को अलाउ करती है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, हर फाइनेंशियल ईयर में आप $2.5 लाख तक रेमिट कर सकते हैं कोई भी परमिशन मांगे बगैर। यानी कि आपको आरबीआई से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप $2.5 लाख तक या फिर इनडायरेक्टली अराउंड 1.8 करोड़ रुपीज़ तक इंडिया के बाहर रेमिट कर सकते हैं। आरबीआई से कोई भी स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप ये पैसा इंडिया के बाहर रेमिट कर रहे हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, किसी की ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं वगैरह वगैरह, किसी भी काम के लिए भेजिएगा, यहाँ तक आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसके ऊपर का अमाउंट भी भेजा जा सकता है? बिल्कुल भेजा जा सकता है, लेकिन वहाँ पे इससे ऊपर का अमाउंट भेजने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये तो बात होगी लीगल फ्रेमवर्क की, कि लीगली आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कितना पैसा इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भेज सकते हैं। अब एक और चीज़ को देखिएगा, आपको टीसीएस के प्रोविजंस यहाँ पे याद आने चाहिए। अगर आप 7 लाख से ऊपर एक साल के अंदर पैसा भेजने की कोशिश करेंगे, इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो टीसीएस अट्रैक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 206C1G। क्लास के अंदर आपको पढ़ाया गया था। 5% के रेट पे टीडीएस काटा जाएगा ऑन दी अमाउंट जो भी आपने 7 लाख रुपए के ऊपर रेमिट करा होगा। यानी कि एक साल के अंदर मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, यूएस के स्टॉक मार्केट में, तो 7 लाख रुपए के ऊपर कितना इन्वेस्ट करा है? 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए पे 5% के रेट पे मुझे टीसीएस भी देना पड़ेगा उस पार्टी को जिसके थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और वो ये 5% का अमाउंट मेरे से कलेक्ट करके क्या करेगी, मेरे टैक्स के नाम पे सरकार को जमा करवा देगी। साल के एंड में मान लीजिए मेरा 30 लाख रुपए का टैक्स पेबल निकल के आता है, उसमें से जितना भी मेरा टीसीएस कटा होगा वो मैं माइनस करूंगा। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट निकल के आता है, मान लीजिए 29 लाख का, ये मैं सरकार को पे कर दूंगा, टीसीएस वाला दोबारा पे नहीं करूंगा। तो ये तो हमारी टीसीएस की डिस्कशन चालू हो गई है। अगर आपको टीसीएस के बारे में पता है, समझ आ गया होगा। टीसीएस वाला चैप्टर अभी तक आपका क्लास में अगर कंप्लीट नहीं हुआ, समझ नहीं आया होगा, टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा समझ आ जाएगा। तो खैर, हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे चिंटू के बारे में, चिंटू नहीं, चीकू के बारे में। चीकू को यूएस के अंदर पैसा डालना था, और अभी तक हमने कंक्लूड करा है कि $2.5 लाख आप आरबीआई से पूछे बिना इन्वेस्ट कर सकते हैं हर साल के अंदर। और 7 लाख के ऊपर अगर इन्वेस्ट करेंगे एक साल में तो आपको टीसीएस भी कटवाना पड़ेगा, जो कि मोटे मोटे तौर पे बोला जा सकता है ये कोई खर्चा नहीं है, आपका एडवांस टैक्स की तरह है, जो कि आप एडवांस में अभी के अभी दे रहे हैं जब भी आप पैसा रेमिट करते हैं तब। चलिए, इतनी चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब ये जानना शुरू करते हैं कि किन किन तरीकों से आप इंडिया के बाहर पैसा पहुंचा सकते हैं, इंडिया के बाहर के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका निकल के आता है कि आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद लीजिए जो कि लिस्टेड होते हैं ऑन द इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब आपके दिमाग में आएगा इंडिया के जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जैसे कि एनएसई, बीएसई। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो भी यहाँ पे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये तो इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ना, बाकी कंपनीज में थोड़ी करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ICICI जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनकी एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल। इनका म्यूचुअल फंड है जिसकी एक स्कीम का नाम है US ब्लू चिप एक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब यहाँ पे यूएस से क्या पता चल रहा है, जो भी पैसा आपसे कलेक्ट करेंगे इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स के अंदर। और वो कहाँ के इक्विटी शेयर्स होंगे, इंडियन कंपनीज के नहीं, यूएस कंपनीज के शेयर्स होने वाले हैं। ब्लू चिप मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करी जा रही है। डायरेक्ट प्लान का मतलब आपने सीधा यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास पैसा पहुंचाया है, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होने वाला है। एंड ग्रोथ, इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगी वो री इन्वेस्ट कर दी जाएंगी, आपको डिविडेंड की तरह नहीं दी जाएगी। खैर, ये जो चीज़ें हैं ये आपको और डिटेल में समझाई जा सकती हैं, लेकिन ये वाली वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही ताकि आपको अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स वो समझाए जा सकें। वो मैं आपको किसी और दिन बता दूंगा। आज ये समझ लीजिए यूएस के अंदर इन्वेस्ट कैसे करा जा सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि लिस्टेड हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, इंडिया वाले। एंड वो कहाँ पे पैसा लगाते हैं, बाहर की कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो अगर आप ये ले लेंगे ना, ये लेते ही होगा क्या, आपने जो भी पैसा यहाँ पे लगाया होगा उसका 2.5% के आसपास एप्पल में होगा, 2.5% के आसपास माइक्रोसॉफ्ट में होगा, 2.5% के आसपास आपका फाइजर में होगा, अलग अलग यूएस की कंपनीज में होने वाला है। तो इन्होंने ऐसी होल्डिंग्स बना रखी हैं, आप खोल के चेक भी कर सकते हैं इनकी होल्डिंग्स को, आपको आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप एनालाइज करना शुरू करते हैं तो आपको कुछ ऐसी सी चीज़ें मिलेंगी। कैसी सी, आपको पढ़ के पता चलेगा कि ये वाली म्यूचुअल फंड के अंदर रफली 1800 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस डेवलप हो चुका है, यानी कि लोगों ने इतने पैसे यहाँ पे लगा के यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं। इंडियंस की बात करी जा रही है। 5 ईयर 22%, ये क्या है, अगर आप रिटर्न्स देखते हैं कि इस वाले फंड ने कितने की प्रोवाइड करी है, तो 5 ईयर्स के अंदर एवरेज 22% पर एनम इतने की रिटर्न रही है, जो कि बुरी कहीं से भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़, एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 1.14% का है। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट करा होगा उसका 1.14% हर साल कटता रहेगा, क्योंकि उन फंड मैनेजर्स को पे करना होगा जो कि आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं कि आपके पैसे को कौन सी यूएस स्टॉक में कब कब कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको ये वाली रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। एग्जिट लोड क्या होता है, यहाँ पे आपको बताया गया है 1% का एग्जिट लोड है। जब भी आप पैसा निकालेंगे म्यूचुअल फंड से, अगर आप विद इन 1 मंथ निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, उसके बाद निकालेंगे तो कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। ऐसे ही स्टैम्प ड्यूटी भी आपको पे करनी पड़ती है 0.005% की। मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा इससे इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन ज़्यादा मैंने इसके थ्रू नहीं लगा रखा। उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मुझे जो भी यूएस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना था उसमें मुझे 50 कंपनीज़ के अंदर नहीं करना था। मुझे कुछ ही कंपनीज़ लगती हैं जिनमें मेरा बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, और उन 4-5 कंपनीज़ के अंदर अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो ये वाला म्यूचुअल फंड मुझे वो चीज़ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता। इन्होंने अगर पूरे के पूरे पैसे को 45 कंपनीज़ के अंदर लगा रखा है, 45 यूएस कंपनीज़ के अंदर, और मैं पैसा यहाँ पे लगाता हूँ, तो मेरा पैसा 45 की 45 में जाने वाला है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 45 में से 5 के अंदर ही जाना चाहिए, जिन 5 के अंदर मैं पैसे को लगाना चाहता हूँ। अगर मैं कम कंपनीज़ के अंदर पैसा लगाना चाहता हूँ, लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर लगाना चाहता हूँ, मुझे लगता है अकेली एप्पल ही बढ़ने वाली है या फिर अकेली अमेजॉन ही बढ़ने वाली है, बाकी नहीं बढ़ने वाली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करूँगा। मैं सीधा शेयर्स खरीदूंगा एप्पल के या फिर अमेजॉन के या फिर जिसके भी मैं खरीदना चाहता हूँ। पर वो करने के लिए ये वाला तरीका आपका नहीं चलने वाला। एक और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप ये नहीं करना चाहें, म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडिया के बाहर इन्वेस्ट नहीं करना चाहें। वो रीज़न क्या है, आपने अगेन सोच रखा है कि मुझे एप्पल के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। अगर आपको एप्पल के अंदर ही इन्वेस्ट करना है तो आप इनको क्यों देंगे कुछ भी पैसा एक्सपेंस रेशियो के नाम पे? पैसा आप क्यों देने वाले हैं जब आपने सोच रखा है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है? तो अगेन आपको क्या करना चाहिए, सीधा स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। वो करने का तरीका क्या होता है वो आपको पता चलेगा यहाँ पे। देखिए, पहला तरीका क्या था, म्यूचुअल फंड जो भी इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं उनके अंदर पैसा लगाइए, रुपीज़ में पे करिएगा, वो यूएस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जब भी पैसा निकालना चाहेंगे निकाल सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, इंडिया में ही ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। लेकिन अगर आप यूएस के बाहर सीधा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या आज के टाइम पे करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके लिए प्रोसेस बहुत आसान बना देंगी। घर पे बैठे बैठे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आप बाहर के स्टॉक खरीदने चालू कर सकते हैं। कितने तक खरीद सकते हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी, $2.5 लाख हर साल, इतने तक के खरीद सकते हैं। इतना पैसा इंडिया के बाहर पहुंचा सकते हैं, आरबीआई की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 7 लाख के ऊपर पहुंचाएंगे तो टीसीएस काटा जाएगा, लेकिन डरिएगा मत, ये कोई आपका खर्चा नहीं है, ये एडवांस में इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं। साल के एंड में अगर आपका इतना इनकम टैक्स निकल के आता है उसमें से माइनस कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी नहीं निकल के आता इनकम टैक्स के नाम पे, तो पूरा का पूरा पैसा जो भी आपने ऐसे पे करा होगा रिफंड की तरह मिल जाएगा। ये टीडीएस टीसीएस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं यूएस में अगर मैं सीधा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो कैसे करा जा सकता है। स्टॉक्स विच आर लिस्टेड ऑन यूएस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये भी लिस्टेड हैं, ये वाले स्टॉक्स भी लिस्टेड हैं, लेकिन इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे हैं।
याद रखिएगा ये वाली बात को, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी सिग्निफिकेंस अभी निकल के आएगी जब भी मैं आपको नोट्स पढ़ाऊंगा, टैक्सेबिलिटी के बारे में बताऊंगा तब। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल की तरह बता रखा है कि अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन पकड़नी है जो कि आपको हेल्प कर सकती है यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वन ऑफ द एग्जांपल्स इज IND मनी। अगर आप इनके थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग की कोई भी फीस नहीं पे करनी होगी, कमीशन कोई भी नहीं पे करना होगा, कमीशन ब्रोकरेज खरीदने के टाइम पे, बेचने के टाइम पे कुछ भी नहीं है, नील है। फंड ट्रांसफर की फीस नील है, एक्सपेंस रेशियो ये भी नील है, जो कि आपका म्यूचुअल फंड्स के अंदर निकल के आता है। वैसे भी आप इंडिया में भी अगर शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो भी कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है। कोई फंड मैनेजर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये भी आपका नील निकल के आएगा, बट एक खर्चा यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा जो कि यहाँ पे नहीं निकल के आ रहा था। कौन सा वाला खर्चा? एक्सचेंज रेट मार्कअप, ये निकल के आ जाएगा। क्यों? जब भी आप यूएस के स्टॉक में सीधा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप INR में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जब डॉलर्स खरीदने होंगे तो INR को डॉलर में कन्वर्ट करवाने के लिए फीस पे करनी पड़ती है, चाहे आप बैंक को पे करें, किसी को भी पे करें, पे ज़रूर करनी पड़ेगी आपको फीस। तो उसके नाम पे आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा इन द नेम ऑफ एक्सचेंज रेट मार्कअप। तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा ये वाला चार्ज कितने का निकल के आता है। ऐसे ही कल को जब भी आप पूरी की पूरी रिटर्न कमा जाते हैं, मान लीजिए आप 20 लाख रुपए कमा जाते हैं, तो 20 लाख रुपए जब भी इंडिया में लेके आने की कोशिश करेंगे, रफली $20 के आसपास की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट फीस क्या है चेक करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, इनकी ऐप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट फीस याद नहीं है। तो खैर द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि आज के टाइम पे बाहर इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है यूएस के अंदर, एंड बहुत ईजिली करी जा सकती है। अगर आप 1.8 करोड़ तक करना चाहते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ईजिली कर पाएंगे। इससे ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन RBI से आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिया के बाहर इससे ज़्यादा पैसा रिमिट करने के लिए। तो खैर वापस आते हैं और मैं आपको दोबारा वही चीज़ बताता हूँ कि ये वाला जो आपको तरीका बताया जा रहा है यूएस में इन्वेस्ट करने का कि सीधा स्टॉक को खरीदिए, ये फ़ायदेमंद क्यों हो जाएगा? ये फ़ायदेमंद इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ तो जितनी भी कंपनीज़ के स्टॉक इन्होंने खरीद रखे होंगे, ये वाले म्यूचुअल फंड ने खरीद रखे होंगे, मुझे सबके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप इसको खोल के चेक करेंगे, यही वाली म्यूचुअल फंड को खोल के चेक करिएगा, इन्होंने रफली एप्पल के अंदर आपको देखेगा 2.5% के आसपास लगा रखा है, माइक्रोसॉफ्ट 2.5%, सारी ही बड़ी बड़ी यूएस की कंपनीज में 2.5% के आसपास की एलोकेशन कर रखी है। तो मान के चलिए मुझे एप्पल में 1 लाख रुपए डालने, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 लाख डिवाइडेड बाई 2.5% ये करना पड़ेगा, और जो भी अमाउंट निकल के आता है, जो कि मैं आपको बता ही देता हूँ, 40 लाख रुपए निकल के आ जाएंगे। अगर मैं ये फिगर करता हूँ तो ये निकाल के रिजल्ट आपका निकल के आएगा 40 लाख रुपीज़ का। मैं 40 लाख रुपए अगर यहाँ पे डालूंगा तब जाके मेरे लाख रुपए जाने वाले हैं एप्पल के अंदर। क्या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई? बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लाख रुपए यहाँ पे सीधा इन्वेस्ट करता हूँ एप्पल के अंदर, पूरे के पूरे एप्पल में जाके पार्क हो जाएंगे, और वही मैं चाहता हूँ। तो मुझे जो सिलेक्शन वाली चीज़ चाहिए कि मेरे हिसाब से जहाँ पे जिस स्टॉक में पैसा लगाना चाहता हूँ वहाँ पे लग पाए, वो भी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। और उसके साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई भी एक्सपेंस रेशियो के नाम पे पेमेंट नहीं करनी है, मेरे माइंड में डिसाइडेड है मुझे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी मुझे यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन याद रखिएगा ये हमेशा ही ज़्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि आपको ट्रैक करके रखना पड़ेगा हमेशा ही कि आपने जो भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है उनकी न्यूज़ क्या चल रही है मार्केट में, मूवमेंट अपवर्ड है, डाउनवर्ड्स है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मार्केट डायनामिक्स कैसे हैं, वगैरह वगैरह। हमेशा ही स्टॉक्स आपके ज़्यादा रिस्की होने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू द म्यूचुअल फंड्स, लेकिन रिस्क के साथ रिटर्न भी बेटर निकल के आती है। तो खैर स्टॉक मार्केट का सेशन चालू नहीं करते, टैक्सेशन पे वापस आते हैं। अब पता है ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेटर निकल के आ सकते हैं स्टॉक्स कुछ केसेस में, ये बात सही है। लेकिन कुछ के दिमाग में क्या आने वाला है, काफ़ी सारे यूएस के मल्टीपल कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत महंगे हैं, लाखों करोड़ों में निकल के आ जाता है एक एक शेयर। तो ये जो लाखों रुपए में शेयर निकल के आते हैं, मान लीजिए मैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसे खरीदूंगा? एक शेयर नहीं खरीद सकता मैं। इंडिया में यही दिक्कत के लिए, इसी दिक्कत को ख़त्म करने के लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। इंडिया में कोई भी कंपनी है, 80,000 रुपये का शेयर है, आप नहीं खरीदना चाहते, या फिर 80,000 रुपये एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप आधा शेयर खरीद सकते हैं? नहीं, आधा शेयर नहीं खरीद सकते। अगर आप 40,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक शेयर 80,000 रुपये का मिल रहा है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, मिनिमम एक शेयर आपको खरीदना ही पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड आपको बोला जाता है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास पैसा कम है तो कोई म्यूचुअल फंड ढूंढिए जिसने अपना पैसा यहाँ पे लगा रखा हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स डेसिमल्स में खरीदे जा सकते हैं, फ्रैक्शनली ओन करे जा सकते हैं। तो आप 40,000 रुपये यहाँ पे लगाइएगा, इन्होंने कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे लगा रखा होगा मल्टीपल ये वाले शेयर्स खरीद के, तो आपको इनडायरेक्ट तरीके से ओनरशिप मिल जाएगी। ये तरीका निकल के आता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, वहाँ पे ऐसी दिक्कत है ही नहीं। वहाँ पे अगर आप कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं, आप पूरी वैल्यू का नहीं खरीद पा रहे किसी भी रीज़न की वजह से, आपके पास पैसा नहीं है, 10 लाख रुपए का एक शेयर है, आप खरीदना चाहते हैं इसका 1/10, क्या खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं।
आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप मिल जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप लाख रुपए पे करेंगे और आपके पास आ जाएगा 0.1 शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुझे यहाँ पे जितने भी शेयर्स खरीदने हैं मैं खरीद सकता हूँ, मुझे बीच में म्यूचुअल फंड को लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने का। अब देखिए, मैंने आपको दो तरीके बताए हैं जिनसे आप यूएस के अंदर पैसे को पहुंचा सकते हैं, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका। अब इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि जैसे भी आप पैसे को पहुंचाएंगे, उस तरीके से पैसे को पहुंचाने के बाद कल को जब भी रिटर्न्स निकल के आती हैं, वो रिटर्न्स आपके हाथ में कैसे टैक्स होने वाली हैं, उस चीज़ की बात कर लेते हैं। पूरी की पूरी वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, अगर आप बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, जो भी आपने इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज का उठा रखा है, खरीद रखा है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है? इसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करती है ऑन द फैक्ट कि ये एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या फिर नहीं है। अगर ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है तो टैक्सेशन कुछ ऐसे चलती है, और अगर ये नहीं होता है तो टैक्सेशन ऐसे चलती है। अब पहले हमें देखना पड़ेगा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है ना, उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। आपको होनी नहीं चाहिए। सेक्शन नंबर 112A के साथ रेट्स ऑफ टैक्सेस वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड उस म्यूचुअल फंड को बोला जाता है जिसने एटलीस्ट 65% जो भी उसका पैसा होता है, जो भी उसने रिसीव कर रखा होता है, उसका एटलीस्ट 65% इन्वेस्ट कर रखा हो। कहाँ पे? इंडिया के लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर। कोई भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं, कोई भी ऐसे इक्विटी शेयर्स जो भी लिस्टेड हैं ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब इसने क्या कर रखा है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसने भी जो भी पैसा इसके पास आया था उसमें 65% से ज़्यादा लिस्टेड शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, और वो भी इक्विटी शेयर्स के अंदर। लेकिन सोच के देखिए, जिन भी इक्विटी शेयर्स में इसने पैसा लगाया है, क्या वो लिस्टेड हैं ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? नो, दे आर नॉट लिस्टेड इन इंडिया, दे आर लिस्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसने जो भी पैसा लगाया है वो लगाने के बावजूद आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इंडिया में नहीं कहलाएंगे। और अगर आप वो नहीं कहलाएंगे तो आपके ऊपर सेक्शन नंबर 112A या फिर 111A ये नहीं लग पाएगा। आप आने वाले हैं यहाँ पे नहीं आने वाले। ये गलती काफ़ी सारे लोग कर जाते हैं, उसको वहाँ पे डाल के EOMF की जगह पे डाल के, बट आप वहाँ पे नहीं आने वाले, याद रखिएगा। आप EOMF नहीं कहलाएंगे, आप कहलाएंगे म्यूचुअल फंड अदर दैन EOMF। अगर आप EOMF होते तो क्या होता, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ और उसके बाद देखेंगे जो आप हैं उसमें क्या होता है। तो उन्हीं चीज़ों को चेक करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले कैपिटल गेन्स चैप्टर को खोल के चेक करते हैं। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब कब बोला जाता है? अगर आप होते हैं कोई भी यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ऊपर से चालू करते हैं, आप कोई ना कोई सिक्योरिटी हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं। कौन से वाले हैं? क्या आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं? अगर हाँ, तो अप टू 12 मंथ्स आपको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और आपके बेचे जाने पे जो भी गेंस आएंगे वो होंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। लेकिन अगर 12 महीने के बाद आपको बेचा जाता है, आपको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और आने वाले गेंस को क्या बोला जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। लेकिन यहाँ पे आप EOMF है ही नहीं, ना ही आप UTI के कोई भी यूनिट्स हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। आप क्या हैं? आप हैं एनी अदर यूनिट, कोई और म्यूचुअल फंड के यूनिट हैं आप। तो ये होने की वजह से क्या होने वाला है, आपके लिए टाइम लिमिट 12 महीने की नहीं होगी, 36 मंथ्स की हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी। तो 3 साल तक अगर आपको बेचा जाता है, आने वाले गेंस को बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, और 3 साल के बाद अगर आपको बेचा जाता है तो आने वाले गेंस को बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। सबसे पहले ये वाली चीज़ को याद रखिएगा, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए जी, टैक्सेबिलिटी के लिए आपको आना पड़ेगा रेट्स ऑफ टैक्स वाले चैप्टर पे। अभी तक हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि आप EOMF नहीं हैं। जब आप EOMF नहीं होते हैं तो क्या होता है? सेक्शन नंबर 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के केस में नहीं लग पाता, सेक्शन नंबर 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के केस में नहीं लग पाता। तो होने क्या वाला है, आपका 112A ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये लगता है इन 3 केसेस में आप इन 3 में से कोई भी नहीं है। ऐसे ही 111A वो भी इन्हीं 3 केसेस में लगता है, उनमें भी आप कोई नहीं है। तो आपके केस में लगेगा सेक्शन नंबर 112, और आपके जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस निकल के आते हैं ये वाले म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बेच के, वो पूरे के पूरे टैक्सेबल होने वाले हैं ये वाले सेक्शन के तहत। सेक्शन क्या बोलता है, चेक करिए। ये कहता है कि अगर आप रेजिडेंट हैं अदर दैन अ कंपनी, जो कि आप हैं, आप इंडिविजुअल हैं और उसके साथ साथ इंडिया में रहने वाले इंसान हैं। चीकू के बारे में यही बताया था ना मैंने आपको, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी उसी कैटेगरी में आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ना ही यहाँ पे आएंगे, ना ही यहाँ पे आएंगे। तो ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप चेक करेंगे कौन सी वाली सिक्योरिटी आपने बेची है। क्या आपने लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बेची हैं? नहीं, यूएस के अंदर लिस्टेड है। यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है? इंडिया में लिस्टेड। तो नहीं, मैंने लिस्टेड सिक्योरिटीज़ भी नहीं बेची है, और मैंने जीरो कूपन बॉन्ड्स ये भी नहीं बेचे हैं। तो मेरे ऊपर ये वाला रेट नहीं लगने वाला, ये वाला रेट लगने वाला है, जो कि लग जाता है जब एनी अदर कैपिटल एसेट, एनीथिंग अदर दैन दिस, वो ट्रांसफ़र करी जाती है तब। कौन सा रेट है? 20% का रेट है।
तो मेरे जो भी कैपिटल गेन्स होंगे, जो भी निकल के आते हैं, उनको 20% के रेट पे टैक्स कर दिया जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। सो बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो देखिए क्या होने वाला है। मान लीजिए मैंने ये वाली म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदे थे लाख रुपए के, 1 लाख के, और बेचने के टाइम पे मैंने बेचे हैं 3 लाख रुपए में। तो मुझे गेन कितने का हो गया? 2 लाख रुपए का। लेकिन ये 2 लाख का नहीं माना जाएगा। क्यों? मेरी कॉस्ट को इंडेक्स करा जाएगा। अगर जो भी गेन आ रहा था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो मान के चलिए इंडेक्स करके ये गेन निकल के आ जाता है 1.5 लाख का। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आता है? 1.5 लाख का। ये मेरे हाथ में हो जाएगी इनकम। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन नंबर 112 के अंदर। और किस रेट पे टैक्सेबल हो जाएगा? 20% के रेट पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे मुझे 30,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20% ऐसे निकल के आ रहा है जो कि। और ये 30,000 रुपये के अंदर अभी HEC भी ऐड करा जाएगा, सरचार्ज भी ऐड करा जाएगा, लेकिन वो छोटे मोटे अमाउंट्स हैं। उनके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। आगे जाके उसके बारे में भी डिस्कशन हमारी हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है कि जो मेरे हाथ में गेन आया था, मान लीजिए लॉन्ग टर्म नहीं था, ये शॉर्ट टर्म था। क्यों? मैंने विद इन 3 ईयर्स ये वाली सिक्योरिटी को बेच दिया है, ये वाली यूनिट्स को बेचा है। तो क्या होने वाला है? अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इंडेक्सेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए की चीज़ आपने 3 लाख में बेची होगी लेटेस्ट से 2 साल 9 महीने के बाद। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 2 लाख रुपए का गेन आपके हाथ में निकल के आ जाएगा और आपकी नॉर्मल इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आपकी नॉर्मल इनकम जैसे कि सैलरी इनकम, PGBP इनकम वगैरह वगैरह, वो जिस भी रेट पे टैक्स हो रही होगी स्लैब रेट के हिसाब से, या फिर जिस भी रेट पे जो भी आपके ऊपर नॉर्मली लगता है, उसी रेट पे ये वाले 2 लाख रुपए भी टैक्स हो जाएंगे। वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। कोई फ्लैट रेट नहीं है 20% का, 15% का, 10% का वगैरह वगैरह। सो दिस इज रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ दीज म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो भी आपने खरीदे हैं यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो यहाँ पे निकल के आते हैं। अब बात करते हैं इसकी, अगर आपने सीधा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करा है तो क्या होने वाला है? तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होने वाली है। इन्वेस्ट कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी क्या निकल के आएगी वो देखिए। टैक्सेबिलिटी के अंदर आपको बोला जाएगा अगर विद इन 24 मंथ्स बेचते हैं, 36 की जगह 24 हो गया है, फ़ायदा हो गया मेरे लिए। आपको ये चीज़ पता होगी, जैसे आपका गेन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म बन जाता है, टैक्स लाइबिलिटी कुछ ना कुछ कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है इन मोस्ट केसेस। तो यहाँ पे 36 मंथ्स मुझे रखना ही पड़ता सिक्योरिटी को अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 2 साल के अंदर अंदर लॉन्ग टर्म बन सकती है मेरी सिक्योरिटी। ये 24 मंथ्स की लिमिट कैसे आई है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, वही चार्ट पे वापस आ गए। मैंने सिक्योरिटी खरीदी है, ना ही जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, ना ही म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं, मेरे पास है एनी अदर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग द शेयर्स। क्या ये लिस्टेड हैं? लेकिन इंडिया के अंदर नहीं, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे हैं, तो इनको लिस्टेड मत मान के चलिएगा। इंडिया के अंदर ये अनलिस्टेड माने जाएंगे। तो अगर ये अनलिस्टेड है, क्या है ये? कोई भी कंपनी के शेयर्स हैं या फिर कोई और सिक्योरिटी है? ये कंपनी के शेयर्स ही हैं, चाहे यूएस की कंपनी क्यों। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनके ऊपर 24 मंथ्स वाली लिमिट लग जाएगी। अप टू 24 मंथ्स में बेचूंगा, शॉर्ट टर्म माने जाएंगे। 24 मंथ्स के बाद में बेचूंगा, लॉन्ग टर्म माने जाएंगे। अब आते हैं वापस डिस्कशन पे। देखिए 24 मंथ्स के विद इन अगर मैंने बेचा है तो क्या होने वाला है? तो उस केस में ये आपकी नॉर्मल इनकम के अंदर ऐड करके नॉर्मल रेट पे टैक्स कर दिया जाएगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने 24 मंथ्स के बाद बेचा है तो अगेन जैसे कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 112 लग रहा था, यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 112 लग जाएगा और पूरे के पूरे गेन्स 20% के रेट पे आपके हाथ में टैक्स कर दिए जाएंगे और इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यानी कि रेट की अगर आप बात करेंगे दोनों ही केसेस में एग्जैक्टली सेम निकल के आ रहा है, लेकिन टाइम पीरियड की जो भी आप बात करते हैं, जो आपकी गेन्स को शॉर्ट टर्म में से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकता है, वो टाइम पीरियड यहाँ पे डिफरेंट है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ये जो इक्विटी शेयर्स हैं ये तो लिस्टेड हैं और लिस्टेड होने की वजह से इन पे सेक्शन नंबर 111A या फिर 112A वो लगना चाहिए, वो क्यों नहीं लगाया जा रहा? ये वाले सेक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं? 111A या फिर 112A वो तब लगता है जब आपने जो भी इक्विटी शेयर्स बेचे हों वो बेचने के टाइम पे आपने STT पे करा हो। कंडीशन याद आ रही है? 112A के अंदर भी थी, 111A के अंदर भी थी, दोनों में ही ये कंडीशन आपको बताई गई थी। 112A के अंदर बोला गया था खरीदने बेचने दोनों टाइम पे आपको STT पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और 111A के अंदर बोला था बेचने के टाइम पे करना पड़ेगा, खरीदने के टाइम पे नहीं पे करा होगा तो भी चल जाएगा। STT क्या है? इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस पे जब भी सिक्योरिटीज को बेचा जाता है तब पे करा जाता है भारत सरकार को। जब आपने यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे यूएस के स्टॉक को बेचा होगा, क्या आपने STT पे करा होगा भारत सरकार को? नहीं पे करा होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच होने क्या वाला है? आपने जब STT नहीं पे करा होगा, ना ही 112A लगेगा, ना ही 111A लगेगा, और लगेगा क्या? या तो ये या फिर ये, खत्म बात। तो इंडिया के टैक्सेशन लॉज के तहत टैक्सेशन क्या होने वाली है आपकी गेन्स की, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। बट अकेला इंडिया का लॉ देखना काफ़ी नहीं होने वाला, आपको यूएस का लॉ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकम अब आप जो भी कमा रहे हैं वो यूएस की कंपनी से कमा रहे हैं। तो अब मैं आपको फाइनली बताने वाला हूँ कि यूएस के टैक्सेशन लॉज, इंडिया के टैक्सेशन लॉज और दोनों के बीच में जो आता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट,
तीनों को अगर साथ में पढ़ा जाता है तो आज के टाइम पे ये वाले गेन्स मेरे हाथ में कैसे कैसे टैक्स हो सकते हैं और आपके हाथ में भी वैसे ही टैक्स होने वाले। देखिएगा, गेन्स टैक्सेबिलिटी आउटसाइड इंडिया। सबसे पहली चीज़, आप जो भी शेयर्स खरीदते हैं इंडिया के बाहर, उन पे आपको डिविडेंड भी मिल सकता है, कैपिटल गेन्स भी मिल सकते हैं, दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं। अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो ये डिविडेंड पे ये तीनों ही चीज़ें पढ़ के, इंडिया का डोमेस्टिक लॉ, बाहर का यूएस का डोमेस्टिक लॉ और DTAA, तीनों को पढ़ के आपको पता चलेगा इस पर 25% के रेट पर टैक्स लगाया जाता है। और जितना भी 25% का टैक्स आपको पे करना होगा यूएस के अंदर, वो पूरा का पूरा काट के ही कंपनी आपको डिविडेंड देने वाली है। वो विद होल्डिंग टैक्स यानी कि TDS वो काट के आपको पेमेंट करने वाले हैं। तो 100 रुपये का डिविडेंड अगर आपको मिलना था, 100 रुपये का नहीं मिलेगा, 75 का मिलेगा। कंपनी आपको 75 देगी और यूएस की गवर्नमेंट को 25 रुपीज़ दे देगी। उसके बाद क्या होने वाला है प्रोसेस, आप डिविडेंड को इंडिया में दिखाएंगे इनकम की तरह, क्योंकि आप इंडिया में क्या है, रेजिडेंट हैं। तो इंडिया कहेगी आपकी ग्लोबल इनकम्स, उन पे आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपये के डिविडेंड पे इंडिया में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये 100 रुपये के डिविडेंड पे मान लीजिए इंडिया में 30 रुपीज़ का टैक्स निकल के आ जाता है, तो क्या आपको जो 75 रुपीज़ मिले थे उसमें से 30 आपको दोबारा देने पड़ेंगे? दो बार टैक्स देना पड़ेगा 100 रुपये पे? नहीं। सरकार कहती है आपने 100 रुपये में 25 रुपये का टैक्स बाहर दे दिया है और हम इंडिया में आपसे 30 रुपये का टैक्स मांग रहे हैं, तो 25 रुपये जो भी आपने बाहर दे दिए वो माइनस करिए और रिमेनिंग 5 रुपये जो भी आपके बचते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। तो आपको बाहर मिले थे 75 रुपीज़, टैक्स काटने के बाद इंडिया में 5 रुपये और दे दीजिएगा भारत सरकार को, टोटल आपके पास बच जाएंगे 70 रुपये। ये तो होने वाला है डिविडेंड का ट्रीटमेंट। लेकिन इसके साथ साथ मान लीजिए मैंने लाख रुपए का शेयर खरीदा था इंडिया के बाहर और वो आज के टाइम पे मैं 4 लाख रुपए का बेच रहा हूँ, तो कैपिटल गेन्स भी आएंगे। सरकार कहती है बाहर वाली कि चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आए चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आए, हम 1 रुपये का टैक्स नहीं लेने वाले। क्या कभी नहीं लेती यूएस की गवर्नमेंट? लेती है। लेकिन अगर आप DTAA को पढ़ेंगे, यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट्स को फायदा दिया गया है कि बाहर की गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट इन कैपिटल गेन्स पे 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लेने वाली। तो मुझे बाहर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपने कैपिटल गेन्स पे। लेकिन जैसे ही वो वाले गेन्स इंडियन गवर्नमेंट को पता चलेंगे, सरकार मुझसे टैक्स मांगेगी। और कैसे टैक्स मांगने वाली है वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पे 24 मंथ्स के बाद बेचा होगा 112 के अंदर मांगा जाएगा टैक्स, और 24 मंथ से पहले बेचा होगा, यहाँ तक बेचा होगा तो नॉर्मल रेट जो भी मेरे ऊपर लगता है, स्लैब रेट वगैरह वगैरह, उसी रेट पे मुझसे टैक्स मांगा जाएगा। DTAA क्रेडिट क्या है? ये वही क्रेडिट है जो कि मैंने आपको अभी बताया था। इंडिया में 30 रुपीज़ का टैक्स पे करना है, 25 रुपीज़ का बाहर पे कर चुके हैं, तो इंडिया में आपको सिर्फ 5 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो आपको 25 माइनस करने दिए जा रहे हैं, इसको बोला जाता है DTAA क्रेडिट। अब फाइनली आपकी एक चीज़ निकल के आती है कि इतनी सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये क्यों बताई जा रही हैं? ये इसलिए बताई जा रही हैं ताकि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने कमाए गए पैसे को, हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अच्छे से कर पाएँ, सही जगह पे कर पाएँ। लेकिन आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताई है उसके साथ साथ और आप रिसर्च खुद से करें, और रिसर्च करने के बाद जानें कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को सूट कर सकता है। चाहे आप IND मनी इस वाली ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं जो कि मैंने आपको एग्जांपल की तरह बताई थी, चाहे किसी भी और ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा चेक करिए ऐसे इन्वेस्ट करना है, ऐसे इन्वेस्ट करना है, जैसे भी आपको इन्वेस्ट करना है उसमें सबसे कम चार्जेस आपको कहाँ पे देने पड़ेंगे, सबसे बढ़िया रिटर्न्स आपको कहाँ पे मिल सकती हैं। और ये दोनों ही चीज़ें चेक करने के टाइम पे अपनी रिस्क की एपेटाइट को भी चेक करिएगा। यहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि स्टॉक्स कौन से वाले चूज़ करने हैं वो आपके हाथ में होता है, लेकिन यहाँ पे फिर रिटर्न्स भी ज़्यादा निकल के आती हैं। ये तो बेसिक सा ही इन्वेस्टमेंट का फंडा है, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतनी ही ज़्यादा रिटर्न्स निकल के आ सकती हैं। तो चेक करिए कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा सूट करती है, और जो भी तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं चेक करिएगा उस तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये चीज़ आपको कहाँ पे पता चल जाएगी? जिस भी एप्लीकेशन से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में आपको प्रॉपर्ली बताया गया होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। वो वाली प्रोसीजरल कंप्लायंसेस कर लीजिएगा। उसके बाद चेक कर लीजिएगा सबसे कम रेट्स आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, और जहाँ पे भी मिल रहे हैं वहाँ पे पैसे को लगाइएगा। और पैसे लगाने के टाइम पे एक चीज़ याद रखिएगा, अपना स्पेयर मनी जो भी आपके पास पड़ा होगा, जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए रिक्वायर्ड पैसा होता है, उसके अलावा कुछ भी पैसा है वो ही इन्वेस्ट करिएगा। अपनी नीड्स के लिए यूज़ होने वाले पैसे को इन्वेस्ट मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक, पैसे को बोरो करके इन्वेस्ट मत करिएगा। जो भी स्पेयर मनी पड़ा होता है वो ही इन्वेस्ट करिए, रिस्क आप कंपैरेटिवली कम ले रहे होंगे, ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी। आई होप आपकी नॉलेज के अंदर मैंने इस वाली वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ एडिशन करी हो। अगली वीडियो के अंदर कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।